Now within this lecture we will start with unit number 3, as I have already told in last lecture कि next lecture से हम unit number 3 start करेंगे, right? And unit number 3 of our syllabus is related to database access. Again I repeat, unit number 3 of our syllabus is related to database access, right? Means we need to see कि हम database के साथ कैसे interaction कर सकते हैं, and along with that we also have to see various classes है तो obviously properties होगी, methods होगी, right? कि जिसका use हम कर सकते हैं to interact with any different types of database, right? So let's start with unit number 3, that is database access. Within this unit, we have to cover 3 different points. First is introduction about ADO.NET, right? It is an object model कि जिसका use हम database के साथ interaction के लिए कर सकते हैं. Second is 3.2, that is introduction about various objects, more precise various class that are available for database interaction in ADO.NET. And by the end 3.3, that is database access using ADO.NET, means within that we have to see some applications कि कैसे हम database interactivity implement कर सकते हैं within ASP.NET with the help of ADO.NET. And I think that we have already done, right? स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर हमने डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट किया था. फिर जब हमने लॉगिन सिमुलेशन किया था, दैट इज लॉगिन कंट्रोल का सिमुलेशन देखा था, तभी भी हमने डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन किया था. एंड अलॉन्ग विद दैट मैंने आपको जो एग्जांपल दिए थे विद इन प्रॉब्लम शीट, उसके अंदर भी आपको डेटाबेस इंटरेक्टिविटी इम्प्लीमेंट करनी है, राइट? सो देर आर मैनी डिफरेंट एप्लीकेशंस के अब तक हमने ऑलरेडी देख ली है कि जिसका यूज हम राइट फॉर डेटाबेस इंटरेक्शन कर सकते हैं, राइट? So let's start with the first point, that is 3.1, that is introduction about ADO.NET. Again I repeat, let's start with the topic, that is 3.1, introduction about ADO.NET, right? Alright, now ADO.NET क्या है, ADO.NET हम क्यों यूज करेंगे, राइट? ADO.NET क्यों इवॉल्व हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ, पिछले जो भी ऑब्जेक्ट मॉडल्स थे उसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी, वो सारी चीज हमें ये 3.1 दैट इज इंट्रोडक्शन अबाउट ADO.NET के अंदर देखना है, राइट? आप लोग को ऑलरेडी पता है बिकॉज आप लोग ने ऑलरेडी VB.NET के अंदर देखा है कि ADO.NET is the major revision of ADO object. Again I repeat, ADO.NET is just a major revision of ADO, right? ADO का full form क्या है? That is ActiveX Data Object, right? और यही ADO.NET which is an object model या फिर आप जिसे आर्किटेक्चर भी कह सकते हो, right? It enables us to interact with the database within our web application, right? वो हमारी वेब एप्लीकेशन को अच्छी तरह से हम डेटा प्रेजेंट कर सकते हैं इन मच मोर एफिशिएंट एंड डिफरेंट वेज, राइट? उसमें वो हमें हेल्प करता है. फॉर एग्जांपल आपको ऑलरेडी पता है कि ADO.NET के अंदर हम XML का यूज कर सकते हैं. मीन्स अगर मुझे नेटवर्क के ऊपर डेटा ट्रांसफर करने हैं, राइट? नेटवर्क के ऊपर फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर आई वांट टू ट्रांसमिट माय डेटा, एंड इफ आई कन्वर्ट दोज डेटा इन XML और XML में कन्वर्ट करके अगर मैं कम्युनिकेट करती हूँ, राइट, देन वो बहुत ही इजीएस्ट मैनर में द रिसीवर कंप्यूटर के ऊपर वो डेटा पहुंच जाएंगे. एंड ऑन रिसीवर कंप्यूटर वहां पे कोई भी ब्लॉकेज नहीं होगा, राइट? वहां पे कोई भी ब्लॉकिंग नहीं होगा. दो वहां पे हम ऐसा कह सकते हैं कि ओके अगर कोई फायरवॉल है फिर भी वहां पे वो रेजिस्ट नहीं होगा, right? So these are the important things which we need to remember related to ADO.NET. and obviously ADO.NET के अंदर बहुत सारे important features है, new features है कि जिसका यूज हम कर सकते हैं, right? और अगर हम डेवलपमेंट के रिलेटेड बात करें then obviously ADO.NET is a part of .NET framework. Again I repeat, ADO.NET is a part of .NET framework. और अगर वो .NET framework का पार्ट है, इसका मीनिंग ये है कि उसके अंदर .NET framework थ्रू जो बिल्ट इन क्लासेस मिलते हैं, राइट? बिल्ट इन नेम स्पेसेस मिलती है, वो सारी नेम स्पेसेस हमारे पास अवेलेबल है एंड वी कैन एक्सेस एनी टाइप ऑफ डेटा, राइट, विद इन अवर वेब application.
and obviously it will be in ASP.NET. And along with that, right, अगर हमें obviously डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है तो उसके रिलेटेड तो सारे नेम स्पेसेस एंड क्लासेस अवेलेबल है ही, बट अगर हमें टेक्स्ट फाइल के साथ इंटरेक्ट करना है या फिर XML फाइल के साथ इंटरेक्ट करना है या फिर डायनामिक डेटा जनरेट करने हैं, देन टू for all those purpose there are many different features available within ADO.NET, and it also shares a common type system जो हमने ऑलरेडी .NET फ्रेमवर्क के अंदर देखा था, राइट, कि .NET फ्रेमवर्क सपोर्ट कॉमन टाइप सिस्टम, राइट। वहां पे आप जो भी लैंग्वेज में कोडिंग लिखो, जो भी डेटा टाइप यूज करो, आफ्टर ऑल इट इज कन्वर्टेड इनटू द लैंग्वेज विच इज अंडरस्टैंडेबल टू CLR एंड विच इज कॉमन फॉर ऑल द प्लेटफॉर्म, राइट। वहां पे डिजाइन पैटर्न्स भी है एंड वी ऑल्सो हैव वेरियस नेमिंग कन्वेंशंस, राइट, कि जो हम वहां पे यूज कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज जस्ट अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ADO.NET कि ADO.NET से हम क्या कर सकते हैं। Now let's see the evolution of ADO.NET. ADO.NET कैसे evolve हुआ? Because obviously it is not like that कि वो ADO.NET directly evolve हुआ है. No, बहुत सारे पहले ऐसे ऑब्जेक्ट्स थे कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस मैनर में थे, बट स्टिल ADO.NET केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो वो क्यों एग्जिस्टेंस में आया वो हम देखते हैं, राइट। सो द फर्स्ट मॉडल कि जो पहले यूज होता था दैट इज DAO। अगेन आई रिपीट, जो फर्स्ट मॉडल के जो डेटाबेस इंटरएक्टिविटी के रिलेटेड एग्जिस्टेंस में आया था दैट वाज DAO, राइट। उसका फुल फॉर्म था दैट इज डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। अगेन आई रिपीट, द फुल फॉर्म ऑफ दैट मॉडल इज डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। इट वाज द फर्स्ट डेटा एक्सेस मॉडल। लेकिन वो किसके लिए रिलेटेड क्रिएट हुआ था? ऑब्वियसली इट वाज क्रिएटेड फॉर लोकल डेटाबेस, राइट। और लोकल डेटाबेस का मीनिंग क्या होता है? लोकल डेटाबेस का मीनिंग ये होता है कि जो कंप्यूटर के ऊपर आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है वही कंप्यूटर के ऊपर वो डेटाबेस होनी चाहिए, then it is said as local database, right? So this was the first object जो existence में आया था and it was totally related to local database, right? And obviously it consists of built-in jet engines, right? उसके अंदर वो सारी चीज थी कि जो हम हमारे वी कैन से कि जो भी हमें टास्क परफॉर्म करने हैं, फंक्शनैलिटीज वहां पे परफॉर्म करनी है, वो सबके रिलेटेड वहां पे बिल्ट इन फंक्शनैलिटी थी। बट ऑब्वियसली एज इट वाज द फर्स्ट मॉडल, राइट, तो उसके अंदर परफॉर्मेंस के रिलेटेड, राइट, फंक्शनैलिटी के रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, and obviously there were some issues related to functionality and performance, राइट। और ऐसा तो नहीं है कि हर बार हम लोकल डेटाबेस ही यूज करें, नो, दैट इज नॉट द केस। ऐसा भी हो सकता है, मे बी पॉसिबल कि हमें एक पीसी पे हमारी एप्लीकेशन है और दूसरे मशीन के ऊपर हमारी डेटाबेस है, तो वहां पे ये DAO वर्क नहीं करता था, राइट। सो फॉर दैट पर्पस RDO केम इनटू एग्जिस्टेंस। Again, I repeat, for that purpose, RDO came into existence and along with that, ADO came into existence. दोनों ऑब्जेक्ट मॉडल साथ में एग्जिस्टेंस में आए थे। Now, what is the full form of RDO? Obviously, it is remote data object. What is the full form of ADO? Active data object, right? In short, RDO का यूज करके आप कोई रिमोट मशीन के ऊपर अगर आपकी डेटाबेस है तो भी आप उसे एक्सेस कर सकते हो। एंड अलोंग विद दैट ADO भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट मॉडल था कि जिसका यूज करके आप दूसरे कोई मशीन के ऊपर अगर आपकी कोई डेटाबेस है तो आप उसे एक्सेस कर सकते हो। मीन्स वी कैन से कि ये दोनों ऑब्जेक्ट मॉडल वेर डिजाइन फॉर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, बिकॉज क्लाइंट सर्वर का मीनिंग ही ये होता है, राइट, कि सर्वर के ऊपर सारी चीजें रन होती है और क्लाइंट उसे एक्सेस करते हैं। बट वेरी सून ADO टुक ओवर RDO। अगेन आई रिपीट, बहुत जल्दी ADO ने RDO के ऊपर टेक ओवर कर दिया था।
मीन्स तब जब पहले एप्लीकेशंस डेवलप होती थी तो मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस वेर डेवलप बाय यूजिंग एडीओ, बिकॉज ऑब्वियसली अगर ऐसा कोई मतलब ऐसी कोई चीज होती है तो वहां पे मे बी पॉसिबल कि फंक्शनैलिटी वाइज डिफरेंसेस हो सकते हैं, या फिर वी कैन से कि वहां पे परफॉर्मेंस वाइज डिफरेंसेस हो सकते हैं। इसीलिए दो बोथ ऑब्जेक्ट्स वेर फॉर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, राइट? Both the models were specifically for client-server architecture, but very soon ADO ने take over कर लिया था over the RDO, and that is a very important thing we need to remember, because obviously अगर functionality wise differences है, right, बहुत सारे problems वहाँ पे available है, तो हम क्यों नई चीज या फिर अच्छी चीज use ना करें, right? So ADO was a very good architecture, right? लेकिन only the problem is कि वहाँ पे जो डेटा स्टोर होते थे वो रिकॉर्ड सेट ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होते थे, एंड वो मोस्ट ऑफ द टाइम नेटवर्क में जब हम उसका यूज करते थे तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता था। अगेन आई रिपीट, एडीओ के अंदर बहुत सारे अच्छे क्लासेस अवेलेबल थे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें अवेलेबल थी, बट ओनली द प्रॉब्लम वॉज कि वहां पे जो डेटा स्टोर होता था वो डेटा सेट की जगह, जो अभी एडीओ डॉट नेट के अंदर हो रहा है, राइट, डेटा सेट की जगह रिकॉर्ड सेट के अंदर डेटा स्टोर होते थे। और ये जो रिकॉर्ड सेट ऑब्जेक्ट था वो बहुत बार ऐसा होता था कि जब हम उसे नेटवर्क के ऊपर यूज करना चाहते थे तो वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते थे, right? And along with that, the most important part, ADO was connected data access. Again I repeat, ADO was connected data access, right? मतलब वहां पे क्या प्रोसेस होती थी, जब भी हमें डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करना है, obviously we have to establish the connection, and this connection remains open until the application is closed. मतलब जब तक हम एप्लीकेशन क्लोज नहीं करते तब तक वो कनेक्शन ओपन ही रहता था। So that particular thing is known as connected data access, and that was the scenario within ADO, right? मतलब फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन रन हो रही है, राइट? सो वहां से लेके जब तक हम वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन को क्लोज नहीं करेंगे तब तक जो फर्स्ट कनेक्शन का ऑब्जेक्ट हमने ओपन किया था, मतलब कनेक्शन एस्टेब्लिश किया था, वो ओपन का ओपन ही रहेगा। कब तक? कि जब तक हम एक्सप्लिसिटली एप्लीकेशन को क्लोज नहीं करते। अगेन आई रिपीट, कब तक? कि जब तक हम एक्सप्लिसिटली एप्लीकेशन को क्लोज नहीं करते, right? So that was the thing which was the problem in ADO, right? एंड अलॉन्ग विद दैट बहुत बार ऐसा होता था कि ये जो कनेक्शन ओपन रहता था, राइट, ऑब्वियसली फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द एप्लीकेशन, मतलब इसका मीनिंग तो यही होता है कि एप्लीकेशन रन होना स्टार्ट होती है वहां से लेके जब एप्लीकेशन हम क्लोज करते हैं, दैट इज द लाइफ टाइम ऑफ द एप्लीकेशन, राइट? तो उसमें जो कनेक्शन ओपन रहता था इट क्रिएट वेरी बिग इश्यूज, राइट? फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस के सिक्योरिटी के रिलेटेड, नेटवर्क के ट्रैफिक के रिलेटेड, प्रोडक्टिविटी के रिलेटेड, राइट? बहुत सारे इश्यूज वो क्रिएट करता था। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कनेक्टेड डेटा मॉडल का यूज करते हो, राइट, देन वो बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता था फॉर 2 क्लाइंट्स, राइट? थोड़ा बहुत उसका परफॉर्मेंस डिग्रेड होता था फॉर 10 क्लाइंट्स, उससे थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस डिग्रेड होता था फॉर 100 क्लाइंट्स, एंड उसके बाद अगर हम ज्यादा क्लाइंट्स ऐड करने जाएंगे तो वो स्टॉप हो जाता था, वो वर्क नहीं कर पाता था, राइट? सो दैट वाज द प्रॉब्लम विथ एडीओ। एंड अलोंग विद दैट आप ही सोचो कि अगर आप कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, राइट, बहुत टाइम तक ओपन रखते हो, डेटाबेस कनेक्शन को अगर आप बहुत टाइम तक ओपन रखते हो तो वो सिस्टम की कितने सारे रिसोर्सेज यूज करता रहेगा, राइट? और दूसरे सारे जो भी एप्लीकेशंस है उसके परफॉर्मेंस पे भी वो अफेक्ट करेगा। खुद की एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस पे तो वो अफेक्ट करेगा ही, बट अलोंग विद दैट वो सेम मशीन के ऊपर, सेम सर्वर के ऊपर जो बाकी सारी एप्लीकेशंस रन हो रही है, ऑब्वियसली उसके ऊपर भी वो परफॉर्मेंस डिग्रेड करता था। सो दैट्स वाई दिस वाज द प्रॉब्लम कि ओके बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ वो वर्क नहीं कर पाता था, वो बहुत सारे सर्वर के रिसोर्सेज यूज कर लेता था, सिस्टम रिसोर्सेज यूज कर लेता था, इससे परफॉर्मेंस डिग्रेड होता था, प्रोडक्टिविटी नहीं आती थी, राइट? एंड अलोंग विद दैट आप सोचो कि ओके अगर आप कोई एप्लीकेशन रन कर रहे हो, राइट, और वहां पे आप आपने एक बार कनेक्शन ओपन किया,
अब आपका तो टास्क कंप्लीट हो गया है, लेकिन एप्लीकेशन क्लोज नहीं हुई है, तो वो कनेक्शन ओपन का ओपन रहेगा। नाउ व्हाट विल बी द इश्यू? वो कनेक्शन ओपन रहता है तो इसका मीनिंग ये है कि वहां पे सिक्योरिटी ब्रीचेस हो सकते हैं। वो हमारा ओपन कनेक्शन यूज करके कोई भी दूसरा बंदा हमारी डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, राइट? और हमारी एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। एंड ऐसा नहीं होना चाहिए। अगेन आई रिपीट, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वहां पे डेटाबेस के सिक्योरिटी के रिलेटेड भी इश्यूज थे, राइट? एंड सो फॉर दैट पर्पस, ये सारे प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए, राइट, edio.net केम इनटू एग्जिस्टेंस। अगेन आई रिपीट, ये सारे प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए edio.net केम इनटू एग्जिस्टेंस। मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स हमने एडियो में डिस्कस किए, मतलब एडियो ऑब्जेक्ट के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए, वो सारे प्रॉब्लम्स edio.net के अंदर रिमूव हो चुके हैं। अगेन आई रिपीट, वो सारे प्रॉब्लम्स edio.net के अंदर रिमूव हो चुके हैं। वाई? फर्स्ट थिंग, edio was connected data model, मतलब कनेक्शन हमेशा ओपन रहता था, whereas edio.net is disconnected data model. Again I repeat, edio.net is disconnected data model। और disconnected data model का मीनिंग क्या होता है? जब भी एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करने की जरूरत है, वो कनेक्शन को ओपन करेगा, जो रिक्वेस्ट है उसे सर्व करेगा, एंड आफ्टर सर्विंग द रिक्वेस्ट वो कनेक्शन को क्लोज कर देगा, राइट? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ डिसकनेक्टेड डेटा मॉडल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें डेटाबेस के अंदर अपडेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हम क्या करेंगे? कनेक्शन ओपन करेंगे, क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे, अपडेट ऑपरेशन हो जाएगा, तो हम कनेक्शन को क्लोज कर देंगे, राइट? So this is the thing which is the meaning of disconnected data model, and that disconnected data model is edio.net, राइट? कि जहां पे एडियो के अंदर जो कनेक्टेड डेटा मॉडल के रिलेटेड इश्यूज थे, वो edio.net के अंदर डिसकनेक्टेड डेटा मॉडल की वजह से सॉल्व हो गए, राइट? नाउ अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को या फिर कोई भी कनेक्शन को बहुत मिनिमम टाइम पीरियड तक ओपन रखते हैं, तो वो सिस्टम के रिसोर्सेज भी कम यूज करेगा, वहां पे सिक्योरिटी भी इंक्रीज होगी, एंड अलोंग विद दैट ऑब्वियसली इट विल आल्सो इंक्रीज द सिस्टम परफॉर्मेंस। बिकॉज वहां पे हमें कोई भी डिफरेंट, मतलब जो भी रिसोर्सेज है, जब जो रिसोर्स की जरूरत है हम वो रिसोर्सेज यूज कर लेते हैं, एंड आफ्टर दैट कनेक्शन क्लोज कर देंगे। कनेक्शन क्लोज कर देंगे तो कोई भी XYZ बंदा आके वो कनेक्शन को यूज करके हमारे डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर पाएगा। मीन्स इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैक्सिमम सिक्योरिटी फॉर द डेटाबेस, एंड इट विल नॉट इम्पैक्ट द सिस्टम परफॉर्मेंस, राइट? सिस्टम के रिसोर्सेज भी वहां पे ज्यादा यूज नहीं होंगे, राइट? सो जैसे एडियो के अंदर ज्यादा सिस्टम रिसोर्सेज यूज होते थे, वो प्रॉब्लम भी यहाँ पे निकल गया। वहां पे सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यू था रिलेटेड टू द डेटाबेस, वो प्रॉब्लम भी यहाँ पे निकल गया, एंड अलोंग विद दैट वहां पे जो सिस्टम परफॉर्मेंस के रिलेटेड इश्यूज थे, वो प्रॉब्लम भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि जो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एडियो ऑब्जेक्ट का यूज करके नेटवर्क के अंदर डेटा ट्रैवल करवाना चाहते हैं, ट्रांसमिट करवाना चाहते हैं, तो वहां पे इश्यूज आते थे। बट ओवर हियर इन edio.net, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, कि अगर हमें कोई भी दूसरे मशीन से डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है, तो वो सारे डेटा ऑटोमेटिक XML के अंदर कन्वर्ट कर देता है, एंड XML फॉर्मेट के अंदर डेटा के ऊपर ऑपरेशंस होते हैं। और ऑब्वियसली अगर XML का यूज करके हम डेटा को ट्रांसमिट करेंगे, तो वहां पे जो फायरवॉल होगा वो भी उसे रेजिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज XML इज अ फायरवॉल फ्रेंडली लैंग्वेज, राइट? सो जो नेटवर्क रिलेटेड जो इश्यू था वो भी यहाँ पे सॉल्व हो गया, राइट? सो दीज आर द रीजंस व्हाई edu.net came into existence. Again, I repeat, students, these are the reasons why edu.net came into existence, right? कि though edu was a very good data model, very good object model, but obviously उसके अंदर issues थे, problems थे, तो उसे remove करने के लिए Microsoft has introduced the model that is edu.net, which is disconnected data model, right? Good enough. So
This is the completion of the topic, that is 3.1 Introduction about ADO.NET, कि जिसके अंदर हमने देखा कि हम ADO.NET क्यों यूज करेंगे, उससे पहले कौन कौन से दूसरे मॉडल्स थे, मीन्स द इवोल्यूशन ऑफ ADO.NET एंड व्हाई ADO.NET came into existence, right? So students, this is the completion of the topic, that is 3.1 Introduction about ADO.NET, right? Good enough.